जॉन विक ने अपनी पत्नी हेलेन को एक लाइलाज बीमारी के कारण खो दिया। उसे अपने डैग से निपटने में मदद करने के लिए डेजी नाम का एक बीगल डॉग मिलता है। वह उसके साथ जुड़ता है और वे अपना दिन उसकी पुरानी 1969 फोर्ड मस्टैंग मेक एक में ड्राइविंग करके बिताता है। एक गैस स्टेशन पर उसे एक रूसी गैंगस्टरों की तिकड़ी से होता है, जिसका नेता योसेफ तारासोव उसकी कार खरीदने पर जोर देता है। जॉन ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। दिक्कत उस रात जॉन का उसके घर तक पीछा करते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं, उसकी कार चुरा लेते हैं और डेजी को मार डालते हैं। जोसेफ मस्टैंग का कार नंबर बदलने के लिए ऑरलियो द्वारा चलाए जा रहे चॉप शॉप में ले जाता है। ऑरलियो कार को पहचानता है और यह जानने पर कि योसेफ ने जॉन से इसे चुराया है, उसे अपनी दुकान से बाहर फेंकने से पहले उसे घूंसा मारता है। जॉन ऑरलियो से मिलता है, जो उसे बताता है कि जोसेफ न्यूयॉर्क शहर में रूसी अपराध सिंडिकेट के प्रमुख विगो तारासोव का बेटा है। योसेफ के कारनामों के बारे में जान के वीगो उसे समझाता है कि जॉन विक कौन है। जॉन का नाम पहले बाबा यागा था, जो एक खतरनाक हत्यारा था। जब जॉन रिटायर होना चाहता था और हेलेन से शादी करना चाहता था, तो विगो ने उसे एक असंभव कार्य दिया जिसमें कम समय में कई हत्याएं शामिल थीं। जॉन सफल हुआ और उसका ये प्रयास तारासोव सिंडिकेट की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वीगो जॉन से प्रतिशोध न लेने की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन चुपचाप मना कर देता है। वीगो तब जॉन के घर पर एक 12 हिटमैन स्क्वाड भेजता है, लेकिन जॉन उन सभी को मार देता है और बॉडीज को प्रोफेशनली तरीके से हटवा देता है। वीगो जॉन के सिर पर $2 मिलियन का इनाम रखता है और पर्सनली रूप से जॉन के मेंटोर मार्कस को कॉन्ट्रैक्ट देता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में रूम लेता है, जो विशेष रूप से आपराधिक अंडरवर्ल्ड के लिए ही है और इसके परिसर में किसी भी आपराधिक व्यवसाय की अनुमति नहीं है। कॉन्टिनेंटल में जॉन को मारने के लिए नियमों को तोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए वीगो इनाम को दोगुना कर देता है। कॉन्टिनेंटल के मालिक विंस्टन से जॉन को पता चलता है कि विगो ने योसेफ को अपने नाइट क्लब रेड सर्कल में सुरक्षित रखा है। जॉन रेड सर्कल में प्रवेश करता है और योसेफ के लिए अपना रास्ता बनाता है, लेकिन विगो का एक गुंडा जॉन के रास्ते में आ जाता है, जिससे योसेफ बच जाता है। जॉन कॉन्टिनेंटल में अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जाता है। मिस परकिंस, एक हत्यारी, जॉन को मारने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है। मार्कस गोली चला के जॉन को सचेत करता है, जिससे परकिंस को वश में कर सके। वह परकिंस को विगो के ठिकाने को बताने के लिए मजबूर करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे एक पुराने साथी हत्यारे हैरी के साथ सजा के लिए छोड़ देता है। हालांकि परकिंस ने हैरी को मार डाला और वहां से भाग गई। जॉन लिटिल रूस चर्च जाता है, जो विगो के लिए कार्य करता है, और विगो के कैश और ब्लैकमेल की चीज़ों को नष्ट कर देता है। जब विगो और उनकी टीम आती है, तो जॉन उन पर घात लगाकर हमला करता है, लेकिन उसे वश में कर लिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। विगो ने जॉन को ये सोचने के लिए ताना मारा कि वह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ सकता है। इससे पहले कि वो जॉन को मार दे, मार्कस फिर से बीच बचाव करता है, जॉन को खुद को आज़ाद करता है और विगो को पकड़कर उसके कर उससे योसेफ जहाँ छुपा है वो जगह पूछता है। जॉन तब योसेफ के सेफ हाउस की यात्रा करता है और उसे और उसके अंगरक्षकों को मारता है। परकिंस को पता चलता है कि मार्क्स जॉन की मदद कर रहा है, तो वो विगो को बताती है और मार्क्स को उसके घर में पिट पिट के मार दिया जाता है। विगो ने जॉन को इसकी सूचना देने के लिए कॉल किया, जो परकिंस पर घात लगाने की योजना बना रहा था। परकिंस को विंस्टन के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है, जिसने उसे कॉन्टिनेंटल नियमों को तोड़ने के लिए मार डाला जब उसने होटल परिसर में हैरी को मार डाला। विंस्टन ने जॉन को फ़ोन करके बताया कि विगो हेलीकॉप्टर से भागने की योजना बना रहा है। जॉन हार्बर हेलीपैड की ओर दौड़ता है, जहां वह विगो को एक क्रूर विवाद में उलझाने से पहले विगो के बचे गुंडों को मारता है। डोक पर विगो एक चाकू निकलता है, लेकिन जॉन खुद को छुरा घोंपने की देता है। विगो को आश्चर्यचकित करता है। जॉन तब विगो से चाकू छीनता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जॉन अपने घाव का इलाज करने के लिए एक वाटरफ्रंट एनिमल क्लिनिक में रुकता है और अपने साथ एक पिटबुल को ले जाता है, जिसे इच्छा मृत्यु दी जानी थी। जॉन और कुत्ता बोर्डवॉक पर वॉक करते हैं, जहां हेलेन के साथ उनकी आखिरी डेट थी। पहली फिल्म की घटनाओं के 4 दिन बाद फॉर्मर हत्यारे जॉन विक ने अपनी चोरी हुई 1969 की फोर्ड मस्टैंग मेक को एक चॉप शॉप से वापस ले लिया, जिसका मालिक अब्राम तारासोव, जो कि विगो के भाई और जोसेफ का चाचा था। जॉन मस्टैंग लेके तारासोव से शांति के साथ रहता है और घर लौटता है, अपने हथियारों को जमीन में गाड़ देता है। एक बार फिर कार की दुकान का मालिक ऑरलियो जॉन की मस्टैंग को मरम्मत के लिए ले जाता है। जॉन से मिलने इटालियन क्राइम लॉर्ड सेंटिनो डी एंटोनियो आता है। ये पता चला है कि अपने असंभव कार्य को पूरा करने के लिए जिसने उसे रिटायर होने की अनुमति दी, उसमें जॉन ने सेंटिनो से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मदद मांगी। सेंटिनो ने जॉन से रक्त शपथ पदक के प्रतीक चिन्ह के अटूट वादे की शपथ दिलाए। सेंटिनो जॉन से उसकी मदद की मांग करने के लिए पदक प्रस्तुत करता है, लेकिन मना कर देता है। सेंटिनो एक ग्रेनेड लॉन्चर से जॉन के घर को नष्ट कर देता है।
जॉन न्यूयॉर्क शहर में कॉन्टिनेंटल होटल की यात्रा करता है। होटल के मालिक विंस्टन जॉन को याद दिलाता है कि यदि वह माकर को अस्वीकार करता है तो वह अंडरवर्ल्ड के 2 अटूट नियमों में से एक का उल्लंघन करेगा। कॉन्टिनेंटल होटल पर कोई खून नहीं और हर माकर को सम्मानित किया जाना चाहिए। जॉन अनिच्छा से अपने वादे को स्वीकार करता है और सेंटिनो से मिलता है जो उसकी बहन गियाना की हत्या करने का काम करता है ताकि वह हाई टेबल पर अपनी सीट का दावा कर सके। हाई लेवल क्राइम लॉर्ड सेंटिनो की काउंसिल रोम इटली में जॉन पर नजर रखने के लिए उनके एक गूंगे निजी बॉडीगार्ड को भेजती है। जॉन जोनाह के राज्याभिषेक पार्टी में घुसपैठ करता है और उसके ड्रेसिंग रूम में उससे मिलता है जिसका सामना निश्चित मृत्यु से होता है। योना ने अपनी कलाइयां काटकर अपनी जान लेने का फैसला किया। जैसे ही योना की मृत्यु होती है जॉन उसकी आत्मा को विनाश से बचाने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है और परिणामस्वरूप माकर को दी गई अपनी शपथ को पूरा करता है। जोनाह के बॉडीगार्डों में कैसी जॉन को पहचानता है और यह महसूस करने के बाद कि जॉन को जोनाह को मारने के लिए भेजा गया था उस पर हमला करता है। जॉन वह से भाग गया जहां सोरेंटिनो के गुंडे घात लगाकर बैठे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। अधिकांश गुंडों को मारने के बाद कैसी द्वारा जॉन का पीछा किया जाता है जब वे रोम कॉन्टिनेंटल के वेलकम एरिया में जख्मी हो जाते हैं जो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल की तरह अपने एरिया में किसी भी अंडरवर्ल्ड व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है। दोनों एक ड्रिंक लेते हैं। कैसी और जॉन की न्यूयॉर्क शहर में वापसी के बाद अपनी बहन की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। लेटिनो ने अपनी बहन का बदला लेने की आड़ में जॉन की मौत के लिए $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट खोला जिसमें कई हत्यारों ने जॉन पर असफल हमला किया। आखिरकार कैसी जॉन से एक बार फिर मेट्रो में भिड़ जाता है। जॉन लड़ाई जीतता है और कैसी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है लेकिन पेशेवर सम्मान घायल और हताश होने के कारण उसे जीवित छोड़ देता है। जॉन बोवेरी किंग नामक एक अंडरग्राउंड क्राइम लॉर्ड से मदद मांगता है जो उसे सेंटिनो के ठिकाने पर ले जाता है। जॉन सभी बॉडीगार्डों को मारता है और चाकू की लड़ाई में उसकी गूंगी प्राइवेट बॉडीगार्ड को भी हरा देता है लेकिन सेंटिनो कॉन्टिनेंटल में भागने में सक्षम है। सेंटिनो ने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अनिश्चित समय तक इस होटल में रहने का इरादा रखता है। विंस्टन की चेतावनियों के बावजूद जॉन ने कॉन्टिनेंटल लाउंज में सेंटिनो को गोली मार दी और मार डाला। कॉन्टिनेंटल आधार पर सेंटिनो को मारने के परिणामस्वरूप जॉन पर लगे कॉन्ट्रैक्ट को दोगुना कर दिया गया है और विश्व स्तर पर पेश किया गया है। विंस्टन ने जॉन को कॉन्टिनेंटल के अंडरवर्ल्ड संसाधनों तक सभी पहुंच और विशेषाधिकार खोने की घोषणा की। हालांकि विंस्टन ने जॉन के बहिष्कार और वैश्विक इनाम की घोषणा करने में 1 घंटे की देरी की ताकि उसे एक शुरुआत मिल सके और उसे जाने से पहले भविष्य में उपयोग के लिए एक मार्कर प्रदान किया। जॉन विंस्टन को ये बताने की सलाह देता है कि जो कोई भी उसके पीछे आने की कोशिश करेगा वो उसे मार देगा। जैसे ही जॉन और उसका कुत्ता पार्क में दौड़ते हैं उसके चारों ओर दर्जनों सेल फोन बजते हैं जो संकेत देते हैं कि दुनिया में उसके कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा हो गई है। न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल की 42वीं मंजिल पर हाई टेबल क्राइम लॉर्ड सेंटिनो डी एंटोनियो की हत्या के लिए जॉन विक को एक्सकम्युनिकेडो का लेबल लगाने से पहले जॉन विक मैनहट्टन से अपना रास्ता बना रहा है जिसे न्यूट्रल ग्राउंड माना जाता है। वह अपने कुत्ते को उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट कैरन के पास सुरक्षा के लिए भेजता है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जॉन एक मार्कर पदक और एक माला प्राप्त करता है। वह एक अन्य हिटमैन के साथ लड़ाई में घायल हो गया है और एक अंडरवर्ल्ड डॉक्टर से मदद चाहता है लेकिन डॉक्टर के काम खत्म होने से पहले उसका टाइम खत्म जाता है जिससे जॉन को खुद ही टांके लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह से निकलने पर हत्यारों के विभिन्न गिरोहों द्वारा उसका पीछा किया जाता है जिनमें से सभी को वह मार डालता है। जॉन रूस का रोमा अपराध सिंडिकेट के डायरेक्टर से मिलता है जहां वह माला भेंट करता है और कैसाब्लांका के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग करता है। जैसा कि जॉन एक बार उनमें से एक था, निर्देशक अनिच्छा से मदद करती है। इस बीच एक हाई टेबल एडजुडिकेटर न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल मैनेजर विंस्टन और बोवेरी किंग से मिलती है, उन्हें सूचित करती है कि जॉन की मदद करने और परोक्ष रूप से टेबल के नियमों के खिलाफ जाने के लिए उन दोनों के पास अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए 7 दिनों का समय है। एडजुडिकेटर एक जापानी हत्यारे जीरो को काम पर लगाती है और जॉन की सहायता करने के लिए प्रायश्चित के रूप में उसे डायरेक्टर के दोनों हाथों में वार करने का आदेश देती है। कैसाब्लांका में जॉन सोफिया से मिलता है जो मोरक्कन कॉन्टिनेंटल की पूर्व मित्र और मैनेजर है। जॉन मार्कर पदक प्रस्तुत करता है जो सोफिया को अतीत से एक एहसान वापस करने के लिए बाध्य करता है और एल्डर को निर्देशित करने की मांग करता है। हाई टेबल के ऊपर एकमात्र व्यक्ति सोफिया अनिच्छा से जॉन को अपने पूर्व बॉस बेरडा के पास ले जाती है जो जॉन से कहता है कि वह रेगिस्तान में तब तक भटक कर एल्डर को खोज सकता है जब तक कि वह चल नहीं सकता। बदले में बेराडा सोफिया के कुत्तों में से एक के लिए पूछता है। जब वह मना करती है तो वह कुत्ते को गोली मार देता है जो अपने बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच जाता है। सोफिया बेराडा को मारना चाहती है लेकिन जॉन की चेतावनी पर उसे केवल घायल कर देती है। वे कसाब से बाहर निकलने के लिए लड़ते हैं और रेगिस्तान में चले जाते हैं जहां वह जॉन को छोड़ देती है। 7 दिनों के बाद जीरो बोवेरी किंग का सामना करते हैं जो अपने पद को छोड़ने से इनकार कर देता है। जवाब में जीरो के छात्रों ने उसके आदमियों को मार डाला जबकि राजा को प्रायश्चित के रूप में एक जापानी तलवार से 7 बार काटा गया। इस बीच
जॉन रेगिस्तान में गिर जाता है और उसे एल्डर के पास लाया जाता है, जो पूछता है कि वह वहाँ क्यों है। जॉन का कहना है कि वह उस प्यार की याद को बनाए रखने के लिए जीना चाहता है जो उसने कभी अपनी मरी हुई पत्नी के साथ किया था। एल्डर जॉन के अपराधों को माफ करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह विंस्टन को मार देता है और अपने शेष जीवन के लिए हाई टेबल के अधीन रहता है। एल्डर के प्रति प्रतिज्ञा के रूप में जॉन अपनी उंगली काट देता है और अपनी शादी की अंगूठी एल्डर को देता है। जॉन न्यूयॉर्क लौटता है और कॉन्टिनेंटल तक पहुंचने से पहले जीरो और उसके छात्रों द्वारा हमला किया जाता है। वहां होटल की सुरक्षा में जीरो जॉन का फैन होने की बात को स्वीकार करता है। न्याय निर्णायक आता है, लेकिन विंस्टन ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया, जिसके कारण आर्बिट्रेटर ने कॉन्टिनेंटल की न्यूट्रल स्थिति को रद्द कर दिया और जॉन और विंस्टन को मारने के लिए जीरो और भारी सशस्त्र हाई टेबल की एक सेना भेज दी। विंस्टन जॉन को हथियार और कैरन और उसके कर्मचारियों की सहायता प्रदान करता है। सभी लोगों को मारने के बाद जॉन पर जीरो और उसके छात्रों द्वारा घात लगाकर हमला करते हैं और जॉन जीरो के 2 छात्रों को छोड़कर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जीरो जॉन से लड़ता है लेकिन अंततः हार जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कॉन्टिनेंटल की छत पर न्याय निर्णायक विंस्टन के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो जाती है, जो हाई टेबल को फील्टी ऑफर करती है। जॉन आता है, विंस्टन उसे मारे बिना उसे गोली मार देता है और जॉन छत से नीचे गली में गिर जाता है। विंस्टन ने अपनी मैनेजर को पोस्ट को फिर से ग्रहण किया। गंभीर रूप से घायल जॉन को गुप्त रूप से उठाया जाता है और एक बंकर में भारी रूप से घायल बोवेरी किंग को सौंप दिया जाता है। दोनों हाई टेबल के खिलाफ सेना में शामिल होने के लिए सहमत हैं।